नमस्कार। प्रयास एजू हब पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का पहला इंग्लिश का लेवल 2 का पेपर लेकर आए और ये जो कि आज ही के दिन यानी 12 अगस्त 2025 को इसको लिया गया था। तो आइए, ये जो इस टॉपिक में, इस टेस्ट पेपर में जो टॉपिक था आपका, वो पार्ट ऑफ स्पीच था। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा तो जानकारी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो शब्द अपने उपयोग के हिसाब से विभिन्न भागों में बटे हुए होते हैं, उन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ, रेन एंड मार्टिन कहता है द वर्ड विच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ, प्रोफेसर जेस्पर्सन ने इन्हें एक प्रकार से क्लास या वर्ड क्लास भी कहा है, या हम यूँ कह सकते वर्ड क्लास भी कह सकते हैं, या एक तरह से वर्ड कैटेगरी भी कह सकते हैं। तो प्रोफेसर जैस्पर ने इन्होंने वर्ड क्लास भी कहा, शब्द भेद जो उपयोग के हिसाब से। यहाँ सेंटेंस है पहला ही, द मैच विल बी टेलीकास्ट। मैच को यानी कि मैच को टेलीकास्ट किया गया है, किया जाएगा। देखो, टेलीकास्ट ये पैसिव है, ये वर्ब फ्रेज है, पैसिव स्ट्रक्चर है। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म, क्योंकि कास्ट जो वर्ब है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती। एक प्रकार से ये इर्रेगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इर्रेगुलर। इसकी तीनों फॉर्म इसी तरीके की है, कास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अब यहां पर ये अंडरलाइन है इस सेंटेंस में, और लाइव को पूछ रहा है कि मैच विल बी टेलीकास्ट लाइव। द अंडरलाइन वर्ड, और यही वर्ड जो है किसका फंक्शन कर रहा है। तो देखो, लाइव शब्द वर्ब भी है। जैसे हम कह सकते हैं आई लिव इन दिस रूम, इस कमरे में मैं रहता हूं। तो यहां लिव जो है ये एक प्रकार से क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। यही जब लाइव वर्ड जो है, एक चीज ध्यान रखना, वर्ब के रूप में इसका ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से होगा, लिव पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? लिव। जब ये एडजेक्टिव या नाउन की तरह यूज किया जाए, जब ये एडजेक्टिव या नाउन की तरह यूज किया जाए, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से हो जाएगा, लाइव। क्या हो जाएगा? लाइव। क्या हो जाएगा? लाइव हो जाएगा। तो यहां लाइव, जैसे हम बोलते हैं ना लाइव टेलीकास्ट, तो टेलीकास्ट नाउन भी होता है, तो टेलीकास्ट शब्द से पहले लाइव आता है। जैसे लाइव टेलीकास्ट, सजीव प्रसारण। कैसा प्रसारण? लाइव टेलीकास्ट, लाइव प्रोग्राम, इस तरीके से। तो ये नाउन है और ये इसे डिफाइन करने वाला वर्ड है। इसी लाइव जो है इस एज ए टेलीकास्ट को डिफाइन कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब यहां पर ये किसको डिफाइन कर रहा है? द मैच विल बी टेलीकास्ट। मैच कैसा किया जाएगा? टेलीकास्ट। अब कैसा किया जाएगा, इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड जो है एज ए एडवर्ब का फंक्शन है, एज ए एडवर्ब का फंक्शन है। अब देखो, एडजेक्टिव यूज एज नाउन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एडवर्ब यूज एज प्रोनाउन, ये भी नहीं हो सकता। और एडवर्ब यूज एज ए वर्ब, यहां वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा। इस तरीके का कोई वर्ब फ्रेज नहीं होता कि बिल सेल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म आए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। ये किसी भी प्रकार के 10 जो हमारे वर्ब फ्रेज है उनमें से किसी प्रकार का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा एन एडजेक्टिव यूज एज एन एडवर्ब। ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। आपको बता दूं, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई, जनरली इनके आंसर जो होंगे, इनके जो भी आंसर निकल के आएंगे वो एडवर्ब होंगे। तो मैच को किस तरीके से टेलीकास्ट किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा था, उसका तरीका क्या था? तो लाइव था। तो यहां पर इस वर्ब को डिफाइन करने के कारण इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, वेल देयर इज नो नीड टू साउट। तो वेल पर अंडरलाइन कर रखा और पूछ रहा है कि वेल क्या है। देखो, जब भी इस प्रकार का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, ये इसे बोलते साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आपको मैं बता दूं, जब भी किसी वर्ड के बाद ये आए तो वो एक तरह से एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। ठीक है ना, उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे वोट है, वोट,
शी इज नो मोर, क्या वो अब नहीं रही। तो इस तरीके से यहां पर ये वर्ड जो है ये एक तरह से इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरजेक्शन का वर्ड। तो यहां पर ये वेल इंटरजेक्शन में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? इंटरजेक्शन में। तो यहां पर राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। अब मैं आपको बता देता हूं, दियर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, नो एडजेक्टिव है यहां पर, और नीड जो है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, और टू प्लस साउट जो है ये इस नीड को डिफाइन कर रहा है। मिलकर दोनों एडजेक्टिव हैं, अलग अलग कर देंगे तो ये वर्ब हो जाएगा और ये इन्फिनेटिव का हिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव का हिस्सा। जी हाँ, किसी भी नाउन के बाद में टू इन्फिनेटिव आ जाए, क्या आ जाए? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जिसे हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो इसी नाउन को डिफाइन करे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा और ये के लिए का भाव देगा। जैसे मैं आपको सेंटेंस लिख दूं, वाटर टू ड्रिंक, तो यहाँ टू ड्रिंक मिलकर एक किसका फंक्शन कर रहा है? जी हाँ, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। पीने का पानी, ये विशेषता बतला रहा है, पीने का पानी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, टू इन्फिनेटिव किसी नाउन के बाद आए तो उसको डिफाइन करेगा, वर्ब के बाद आए तो उस वर्ब को डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव के बाद आए तो एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा। जी हाँ, एडजेक्टिव या वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड जो होगा वो अपने आप में एडवर्ब होगा, और नाउन को डिफाइन करने वाला अपने आप में एक प्रकार से एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर ये टू इन्फिनेटिव मिलकर तो एक प्रकार से क्या कहलाएगा? जी हाँ, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन ये टू इन्फिनेटिव का पार्ट है और साउट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। वरुण इज कॉवार्डली। देखो आपको मैं बता दूं, एक शब्द है माइजर, एक शब्द है कॉवार्ड, एक शब्द है आपका स्कॉलर, स्कॉलर। इन वर्ड ये अपने आप में नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? नाउन। ये सभी नाउन हैं, इनके साथ कोई नाउन का भी यूज नहीं किया जाता। और यदि इन सभी वर्डों के बाद में एल वाई लगा दें तो इसको डिफाइनिंग करने वाले हो जाएंगे। अब जब एल वाई लग जाएगा तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? जी हाँ, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं कहना जैसे ही इज ए माइजर पर्सन। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था यहां पर्सन यानी नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ये माइजर खुद ही वर्ड है। लेकिन इसे एडजेक्टिव बनाएंगे तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ही इज आ माइजरली, ही इज आ माइजरली पर्सन। अब ये माइजरली जो वर्ड है इस पर्सन को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आपको बता दूं, माइजर का मतलब होता है कंजूस, कॉवार्ड का मतलब होता है डरपोक, और स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या पंडित या ब्राह्मण। एक चीज और आती है यहां पर, हाँ जी, कजन। कजन, कजन के साथ नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ऑप्शनल है। जनरली मैं आपको बता दूं, ब्रदर और सिस्टर जो वर्ड हैं ये आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, इसको भी ध्यान रखना। अगर आप ऐसे कहना चाहें ही इज माई कजन, तो आपको यहां ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली ये जो ब्रदर है ये कजन वर्ड है, वो ही के लिए आया है। तो लिंकिंग वर्ब में इस तरीके की बातें आए तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहां ही खुद ही इसके सेक्स को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए यहां पर आपको ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, या अगर सी लिख दे तो। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं आई मैट माई कजन, ब्रदर या सिस्टर, तो एक्सेप्टेबल है इस तरीके से, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई लिंकिंग नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये इस तरीके का आप लिखा जा सकता है। हालांकि कजन अपने आप में कंपाउंड नाउन बनेगा, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये एक कंपाउंड नाउन का प्रयोग कर रहा है। हालांकि यहां पे कॉवार्डली पूछ रहा है तो बर्न प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, और कॉवार्डली एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो दिए गए और विकल्प में सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कि वरुण डरपोक है, और कॉवार्ड आ जाए तो डरपोक व्यक्ति। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो वरुण इज
ए कॉवार्ड, तो वरुण इज ए कॉवार्ड, तो वरुण क्या है, एक डरपोक व्यक्ति है। कॉवार्ड में ही पर्सन शब्द छुपा है, लेकिन कॉवार्डली में पर्सन नहीं है, सिर्फ डरपोक है। क्या है, डरपोक। तो दिए गए विकल्प के अनुसार सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नॉटी इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स वर्थलेस। अब अंडरलाइन कर रखा है नॉटी पर, नॉटी क्या है। अब आप इस वर्ब से पहचानेंगे, वर्ब से पहचानेंगे वोट इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स, वोट का आंसर, ध्यान रहे, वोट का आंसर नाउन का निकालता है। किसको निकालता है, नाउन का। नाउन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो वोट का आंसर आप देख लेना, नाउन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ वोट इज, तो वर्ब से पहले नाउन का आंसर है, वोट का आंसर है। और यहाँ पर नॉटी वर्ड मूल रूप से एडजेक्टिव है। अगर हम ऐसे लिखे ही इज नॉटी, तब ये नॉटी जो वर्ड है ये ही के बारे में बता रहा है, ही की विशेषता बतला रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब लिंकिंग है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। जी हाँ, इसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्या नहीं पढ़ेंगे इसे, हाँ जी, मैं इसका फोनेटिक बना देता हूँ। इसे आप इस तरीके से पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट। हमेशा ई एन टी आए अंट बोलेगा, या सी एन टी आए तो संट बोलेगा, तो संट नहीं संट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट होता है ये। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, आई इज ए प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पर आई एक नाम है, एक नेम की बात हो रही है, आई, ठीक है ना। तो वोट इज ए प्रोनाउन, वोट का आंसर है और इसका नाम दिया गया है। अगर ऐसे होता ये आई एम अ टीचर, तो आई यहाँ पर एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। लेकिन जब किसी भी ऐसे लिख दे वी इज ए प्रोनाउन, तो वी इज ए प्रोनाउन जो कह रहा है, तो अपने आप में वी एक नाम बता रहा है, तो यहां पर ये प्रोनाउन है, जबकि यहां पर ये क्या है, नाउन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आंसर। द ब्यूटीफुल नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। देखो, नो वर्ड एक एडजेक्टिव है, ऑर्नामेंट्स यहां पर नाउन है। इसके अलावा नीड्स जो है एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। बात आती है दी आर्टिकल लग रहा है और ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा है। जब किसी एडजेक्टिव के साथ, जी हाँ, जब किसी एडजेक्टिव के साथ इस तरीके से दी लगा दी जाए और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो द ब्यूटीफुल का मतलब होता है द ब्यूटी। यहाँ पर इन दोनों का जो मीन्स होगा वो होगा ब्यूटी। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, सुंदरता को आभूषण की जरूरत नहीं होती। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज हो रहा है, वो भी किस रूप में, एब्स्ट्रैक्ट रूप में। अगर यहाँ पर ऐसे होता द रिच शुड हेल्प, रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहां पर पुअर और रिच ये दोनों ही इससे पहले एडजेक्टिव का यूज, आर्टिकल का यूज हो रहा है। ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जेनरिक यूज है इनका। किसका, जेनरिक यूज है। और जेनरिक यूज है, एडजेक्टिव है ये मूल रूप से, और एडजेक्टिव एज ए नाउन, एक नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पर्सन छुपा हुआ है। द रिच का मतलब होता है रिच पीपल, द ब्लाइंड का मतलब होता है ब्लाइंड पीपल, द ब्रिटिश का मतलब होता है ब्रिटिश पीपल, या द इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश पीपल, द इंडियन का मतलब इंडियन पीपल। इस तरीके से हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें वर्ड जो है, नाउन जो है, अंडरस्टूड होता है और खुद यहाँ एडजेक्टिव एज ए नाउन का फंक्शन करता है। तो इस प्रश्न का 86 का राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन की बात करेंगे।
ये वांट जो है एक वर्ब है। अब इस वर्ब को डिफाइन करने का काम कर रहा है, जी हाँ, ये मोर। तो मोर क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को डिफाइन करने का काम कौन करता है, जी हाँ, एडवर्ब करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये दी आर्टिकल किसको डिफाइन कर रहा है, इस मोर को। तो यहाँ भी ये एडवर्ब होगा। एकमात्र जगह है जहाँ पर ये जो दी है, दी के दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो एडजेक्टिव के रूप में, जिसे आप ज़्यादातर डिटरमिनर में पढ़ते हैं, जिसे आप डिटरमाइनर बोलते हैं। हाँ जी, नाम सुना होगा, आर्टिकल इसमें से अलग से निकाल दिया जाता है। तो ये बिल्कुल इसका एडजेक्टिव का फंक्शन है। और एक है एडवर्ब, जब ये नाउन के लिए यूज़ नहीं हो तो निश्चित रूप से ये एडवर्ब ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल स्ट्रक्चर में यूज़ हो तो वहाँ जितना उतना का अर्थ देता है। ऐसी कंडीशन में जो आपका इस पैरेलल वाले कंपैरेटिव डिग्री से पहले, क्योंकि मोर किसको डिफाइन कर रहा है, इस वर्ब को, और मोर को डिफाइन करने वाला कौन है, दी आर्टिकल। तो यहाँ दी आर्टिकल भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये आपका प्रोनाउन है और आपका ये वर्ब है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना तुम प्राप्त करते हो उससे दूने की इच्छा हो जाती है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करेंगे। द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द ट्रम्प, जितना कड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। द ओल्डर यू गेट द हैप्पियर यू फील, ये सारे सेंटेंस लगभग इसी पैटर्न पर हैं। उनमें सभी में डी जो वर्ड है, जिसे आप आर्टिकल के यूसेज में पढ़ते हैं, एक्चुअली वो डिटरमिनर ना होकर एक एडवर्ब का फंक्शन करता है। तो जितना कड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास कर रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। तो आपको भी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जी हाँ, और जी इसका राइट आंसर तो पहले एक बार देख ले, इसका राइट आंसर है एडवर्ब। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। दे कॉस्ट $1 ईच। देखो ईच के जर्नली हमारे जर्नल टेंडेंसी में आपके दो फंक्शन आपने पढ़े होंगे। ईच का एक तो होता है प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन, और एक इसका फंक्शन होता है एज ए डिटरमिनर। अब ये डिटरमिनर नया शब्द आ गया, एक्चुअली ये कहाँ से आया है इसका मैं जानकारी बता देता हूँ। डिटरमिनर हम जो बोलते हैं ये ऐसे एडजेक्टिव में होते हैं जो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव हैं। कौन से एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे सर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ चिपके हुए होते हैं, या तो आजू या वाजू। जी हाँ, समझ रहे होंगे, प्री या पोस्ट, या तो नाउन के बाद जिसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना, या नाउन से जस्ट पहले। जनरली नाउन से जस्ट पहले आते हैं डिटरमिनर, तो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव को ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जिनका नाउन के साथ जुड़ाव रहता है, जो संकेत करते हैं, नाउन को डिटरमाइन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन इसका तीसरा और फंक्शन है, ये तो तब है जब जैसे आपने लिख दिया ईच पेन, ईच बॉय, अब ये नाउन से पहले आ रहा है तो डिटरमिनर है, और ईच अकेला आए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तो यहाँ ईच अपने आप में क्या होगा, प्रोनाउन। लेकिन ध्यान रखना, जब भी किसी डॉलर या मनीष के बाद में ईच आता है तो वो एडवर्ब का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है, एडवर्ब का। तो डिटरमिनर में वो सारे वर्ड होते हैं जो एक एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव होते, ध्यान रखना है इस चीज़ को, लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये ईच जो फंक्शन है वो एडवर्ब का फंक्शन करता है। दे कॉस्ट $1 ईच, यहाँ डॉलर है, राशि है, कोई अमाउंट है, यहाँ ये नहीं कि दे कॉस्ट $1 ईच। तो जब भी ऐसे अमाउंट के बाद आता है, जब भी किसी अमाउंट के बाद ईच आए तो ऑलवेज ईच क्या होगा, एडवर्ब का फंक्शन होगा। हालांकि रेन एंड मार्टिन इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमारी ऑथेंटिक बुक डिक्शनरी आप कोई भी वर्ड को देख लीजिए, ईच के 3 ही फंक्शन होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब भी अमाउंट के बाद आए ये ईच,
यहाँ कोई भी राशि आए 15, 20, 50, लाख, करोड़ और फिर उसके बाद ईच आए तो डेफिनेटली वो एडवर्ब का फंक्शन करेगा और इस प्रश्न के आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्लर्टिंग गर्ल्स इज नॉटी। अब यहां पर ये ऑप्शन आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर वर्ब हो सकता है क्या, आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, सर एडवर्ब हो सकता है क्या। तो एडवर्ब की तो यहां कोई बात नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो एक बार के लिए निकाल दो। अब बात आती है नाउन की और एडजेक्टिव की। अगर एडजेक्टिव होगा तो इस नाउन को डिफाइन करेगा, और अगर डिफाइन करता तो ये हेड वर्ड होता और हेड वर्ड के हिसाब से वर्ब आती। तो एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है ये अगर इस तरीके से होता, फ्लर्टिंग गर्ल्स आर नॉटी, तो इसका मतलब है जो लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, क्या करती हैं, फ्लर्ट करने वाली लड़कियां खतरनाक होती हैं। यहां इसका अर्थ है कि फ्लर्ट करने वाली लड़कियां कैसी लड़कियां, लड़कियों की विशेषता है। तो ये हेड वर्ड है और ये इसका मॉडिफायर है, अर्थात ये इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसी के हिसाब से वर्ब यूज होती है। तो वर्ब यूज हो रही है तो समझ लेना ये नाउन है और ये इसका फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर फ्लर्टिंग जो शब्द आ रहा है, फ्लर्टिंग जो गर्ल है इज नॉटी, तो यहां इसका भाव ये नहीं है। यहां इसका भाव है कि लड़कियों का फ्लर्ट करना, लड़कियों से फ्लर्ट करना, फ्लर्टिंग ऑफ गर्ल्स, यानी कि एक्ट ऑफ फ्लर्टिंग की बात आ रही है। और इसीलिए तुम्हें पता है कि जीरंड हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये क्या कहलाएगा यहां पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का ही फंक्शन करता है। जबकि फ्लर्टिंग ऑफ गर्ल्स का मतलब है लड़कियों, देखो यहां तो फ्लर्ट करने वाली लड़कियां खतरनाक है, यहां लड़कियों से फ्लर्ट करना या लड़कियों से फ्लर्ट करना या एक्ट ऑफ फ्लर्टिंग जो है वो ज्यादा बेकार की चीज है। इस तरीके से यहां का है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे ये शब्द है, जैसे ये शब्द लिखा मैंने, फ्लाइंग प्लेन्स आर डेंजरस, यानी कि जहाजों का, देखो फ्लाइंग प्लेन्स का मतलब है उड़ते जहाज, इसका भाव हो जाएगा कैसे जहाज, उड़ते जहाज। उड़ते जहाज खतरनाक होते हैं। तो यहां ये हेड वर्ड है भाई, ये फ्लर्ट, ये फ्लाइंग जो शब्द है ये पार्टिसिपल के रूप में इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन इसी को ही हम ऐसे लिख दें, फ्लाइंग प्लेन्स इज डेंजरस। तो यहां पर जो ये कह रहा है कि फ्लाइंग प्लेन्स का मतलब है जहाजों का उड़ाना, इसमें भाव है ऑफ स्ट्रक्चर का, एक्ट ऑफ फ्लाइंग प्लेन इज डेंजरस। तो जहाजों का उड़ाना, जहाजों का उड़ाना खतरनाक होता है। और ऊपर कह रहा है कि उड़ते जहाज खतरनाक है। ठीक ऐसे ही कह रहा है कि लड़कियों से फ्लर्ट करना बेकार है और लड़कियां जो फ्लर्ट करती हैं वो बेकार हैं। तो दो ये अलग अलग चीज़ें हैं। लड़कियां जो फ्लर्ट करती हैं वो बेकार की बातें हैं, बेकार हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये फंक्शन कर रहा है ये जीरंड का फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है, जीरंड का। जी हाँ, अगर यहाँ सिंगुलर गर्ल्स होती तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता और इस तरीके के फिर प्रश्न में या तो ऑप्शन नहीं आता या वो सवाल नहीं पूछता। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर एक्सहॉस्टेड। देखो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। इस प्रकार से ये वर्ब है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल किसका फंक्शन कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, एक्सहॉस्टेड यहाँ एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। क्योंकि चिल्ड्रन ही कैसे थे, एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड तो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। सब कुछ
युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑल किसका फंक्शन कर रहा है? ऑल ए नाउन का फंक्शन कर रहा है, ऑल एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, ऑल एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो ऑल यहाँ पर किसका फंक्शन कर रहा है? जी हाँ, प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। किसका? प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। एक नाउन का भी फंक्शन करता है ये। कैसे करेगा नाउन का फंक्शन? जैसे मैंने कई सारे कोट रखे, तो दैट वन, उस प्रकार का कोट मैं पसंद करता हूं, तो वहां पर इस प्रोनाउन का भी फंक्शन कर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चारवी इज माई बिलव्ड। देखो, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और ये अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ हमेशा ही नाउन आता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, अंग्रेजी में ये नाम रहेगा कि पजेसिव एडजेक्टिव अकेले यूज नहीं होते। माई हुआ, अवर हुआ, योर हुआ। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर होम शब्द को पहचानना बड़ा मुश्किल है, तो होम के दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो एडवर्ब होता है और एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो इसकी पहचान हो जाती है, यदि पजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो समझ लेना ये अपने आप में होम शब्द जो है वो किसका फंक्शन करेगा? नाउन का फंक्शन करेगा। या फिर होम से पहले कोई प्रपोजिशन आ जाए, क्योंकि आपको पहचानना है कि प्रपोजिशन आ गया तो निश्चित रूप से आगे नाउन फ्रेज ही होगा। तो इस तरीके से थोड़ा आप पहचान सकते हैं। जैसे ही इज़ एट होम, वह घर पर है, तो ये एट होम यहाँ पर ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। किसका? ये प्रपोजिशन है और होम शब्द यहाँ नाउन है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया ही वेंट और आपने लिख दिया होम, तो यहाँ ये होम जो है इस वेंट की विशेषता बतला रहा है, वो कहाँ गई है? तो घर गई है। वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर जो होता है वो क्या होता है? जी हाँ, एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। तो यहाँ होम शब्द जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे ही माई शब्द आ रहा है, माई के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन ही होगा। चारवी मेरी प्रेमिका है, तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ओपन वर्ड क्लास। देखो, प्रोफेसर जैसपर्सन वर्ड क्लास को जिसे आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इसे दो भागों में बांटा है। एक तो होते हैं ओपन वर्ड क्लास और एक होते हैं क्लोज वर्ड क्लास। अब कोई भी नहीं जानता इंग्लिश में कुल कितने वर्ड यूज होते हैं, मोस्टली कोई नहीं पहचान पाता। तो ओपन वर्ड क्लास का सेंस है मेजर वर्ड क्लास। इसका सेंस किससे लगाएंगे? मेजर वर्ड क्लास। यानी कि न्यू वर्ड कैन इजीली बी एडेड, जिसमें नया शब्द आसानी से जोड़ा जा सके, उसे ओपन वर्ड क्लास कहते हैं। दरवाजा खुला है, कोई भी अंदर आ जाए। जी हाँ, तो इसमें नया शब्द आसानी से जुड़ जाएगा। जैसे नाउन है, क्या है? नाउन। जब से कोविड नहीं आया था तब से कोविड शब्द ही नहीं आया, लेकिन जब से इसका बात हुई है तो कोविड-19 क्या हो गया? जी हाँ, कोविड-19 एक नाम हो गया बीमारी का, तो नाउन है। अब इससे संबंधित एडजेक्टिव भी है, तो इसे एडजेक्टिव भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, कौन से एडजेक्टिव? जैसे कोविडियल, इसे क्या बना दिया जाएगा? कोविडियल। तो एल लगाने से ये क्या बन जाएगा? विशेषण। और वर्ब भी बन सकती है। जब से नैनो नहीं आई थी तब से वो नैनो अपने आप में क्या था? एक छुपा हुआ शब्द था, लेकिन जैसे ही नैनो का आविष्कार हुआ तो वो नाम हो गया एक स्मॉल कार का, और स्मॉल कार का नाम क्या है? नेमिंग वर्ड नाउन हो गया। अब नैनो में आईएस लगा दो, नैनो इस, यानी नैनो जैसी छोटी कार। अब नैनो का मतलब वर्ब भी है, छोटी कार चलाना, तो मेन वर्ब भी बन सकती है, नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, या फिर लेक्सिकल वर्ब यानी कि मेन वर्ब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ एडवर्ब आते हैं, सभी एडवर्ब नहीं, तो सभी एडवर्ब नहीं, कुछ एडवर्ब इसमें आते हैं। ये होते हैं ओपन वर्ड क्लास। क्लोज वर्ड क्लास का मतलब होता है माइनर वर्ड क्लास।
और माइनर वर्ड क्लास में वो होते हैं जब से इंग्लिश बनी है तब से लेकर आज तक नया वर्ड कोई भी नहीं जोड़ा, और इन फ्यूचर में आगे कितने भी पीढ़ी आ जाए कोई नया वर्ड नहीं जोड़ा जाएगा इस क्लोज वर्ड क्लास में। इसी को क्लोज बोलते हैं, दरवाजा बंद है, नया शब्द की एंट्री नहीं है। तो इसमें आपके कुछ तो एडजेक्टिव में डिटरमिनर होते हैं, सभी एडजेक्टिव नहीं, जो डिटरमिनर हैं, मच, मैनी, फ्यू, एनी, सम, लिटिल, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिटरमिनर जो होते हैं वो एक प्रकार से एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ये वाले एडजेक्टिव यहां पर आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो संख्या है वो 24 है, जब से इंग्लिश बनी है तब से उतनी है, 24 है। एक और वर्ब है आदि 24.5 बोल देते हैं, हैड बेटर वाली। कुल मिलाकर हम अगर देखें तो सहायक क्रियाएं जब से इंग्लिश बनी है तब से उतनी है, आगे कोई भी वर्ब और बन नहीं सकती। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा इसमें प्रपोजिशन आता है। क्या आता है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जब से इंग्लिश बनी है तब से उतने ही है। एक शब्द और आता है कंजंक्शन। क्या आता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन। तो प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब, डिटरमिनर। इसके अलावा आप यूं कह सकते इंटरजेक्शन। हालांकि इंटरजेक्शन में कुछ वर्ड यूज होते हैं, हालांकि ये रेयर केस में यूज होता है, लेकिन जनरली इंटरजेक्शन क्लोज वर्ड क्लास में आते हैं। तो आप देख रहे हैं एक और वर्ड है क्लोज वर्ड क्लास में, प्रोनाउन। जब से इंग्लिश बनी है तब से वही 11 प्रकार के प्रोनाउन हैं। पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी, ये 11 ही है। बड़े स्तर पर हम यूँ कह सकते हैं पेरिफेरल प्रोनाउन और सेंट्रल प्रोनाउन। सेंट्रल प्रोनाउन में पर्सनल, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं और बाकी के सभी पेरिफेरल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत है। तो ओपन वर्ड क्लास से संबंधित कौन सा है? देखो नाउन है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोनाउन क्लोज में आता है। ये किस में आता है? क्लोज वर्ड क्लास, ठीक है ना। डिटरमाइनर्स जो है ये भी क्लोज में आते हैं, क्लोज वर्ड क्लास में आते हैं। अरे वर्ड क्लास का मतलब प्रोफेसर जैसपर्सन ने पार्ट ऑफ स्पीच को ही वर्ड क्लास या वर्ड कैटेगरी कहा है। और प्रपोजिशन, जी हाँ, प्रपोजिशन भी क्लोज वर्ड क्लास में आते हैं। जब से इंग्लिश बनी है तब से वही प्रपोजिशन है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों का संबंध होता है क्लोज से और इसका संबंध है ओपन से। जैसा कि मैंने अभी नाउन बताया था, नाउन कोविड शब्द आया है, और भी कोई नई बीमारी आ जाएगी उसका नाम हो जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें की खोज, इन्वेंशन होते जाएंगे, ये शब्द आसानी से इसमें जुड़ते जाएंगे। तो क्लोज वर्ड क्लास का मतलब है जिसमें नया शब्द आसानी से नहीं जोड़ा जा सके। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द क्लोज वर्ड क्लास। तो क्लोज वर्ड क्लास से कौन सा संबंधित नहीं है? देखो कंजंक्शन क्लोज वर्ड से ही संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये क्लोज से ही संबंधित है। जब से कंजंक्शन बने उतने ही है। हाँ जी हाँ, ऑक्सिलरी जो है उसमें 13 जो है मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, वो भी इसी का ही पार्ट है, क्लोज वर्ड क्लास से ही संबंधित है। इसके अलावा प्रपोजिशन भी क्लोज वर्ड क्लास के अंतर्गत है। लेकिन लेक्सिकल वर्ब, जो मेन वर्ब होती है, उन्हीं को बोलते हैं। जो मेन वर्ब है, किसी चीज का आविष्कार होगा तो उसे चलाने की क्रिया भी तो होगी। जी हाँ बहनों भाइयों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही होगा मेन वर्ब। इसका राइट आंसर होगा डी आंसर, क्योंकि इन शब्द का संबंध किससे है? क्लोज वर्ड क्लास से है। इनका संबंध क्लोज वर्ड क्लास से है, जबकि लेक्सिकल ओपन वर्ड क्लास से है। किससे है? ओपन वर्ड क्लास से। इसलिए राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ओपन वर्ड क्लास। फिर वही आ गया, ओपन वर्ड क्लास से कौन सा संबंधित नहीं है? देखो नाउन ओपन वर्ड क्लास से संबंधित है, एडजेक्टिव ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत है, एडवर्ब ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत है, लेकिन डिटरमिनर किससे संबंधित है? क्लोज वर्ड क्लास। जी हाँ, क्लोज वर्ड क्लास से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब से इंग्लिश बनी है तब से वही डिटरमिनर है। तुम्हारे कितनी भी पीढ़ी निकल जाए, नया डिटरमिनर नहीं बन सकता। तो इसलिए इसमें न्यू वर्ड कैन नॉट बी इजीली एडेड, इसमें नया शब्द आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता। और इन तीनों का संबंध किससे है? जी हाँ,
ओपन वर्ड क्लास से है। किससे है? ओपन वर्ड क्लास, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? मेजर वर्ड क्लास बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेजर वर्ड क्लास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन, अरे आप डरो मत, इंग्लिश बहुत इजी है। जी हाँ, अरे आप शेर हो, शेर। शेर हालातों के सामने नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता है। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आप ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों से डरते इस तरीके के, हालांकि इसमें बहुत हाई लेवल की चीजें दी गई है, लेकिन आपको निश्चित मानना कि इससे हाई एबव आपसे कोई भी परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? एडजेक्टिवल ऑक्यूपाई ए पोजीशन। एडजेक्टिवल उनको बोलते हैं जो एडजेक्टिव से बना है, मूल रूप से विशेषण है। वो ऑक्यूपाई ए पोजीशन, कौन सी स्थिति को कब्जा करके रखते हैं, कहां कहां पर स्थित होते हैं? बिटवीन द डिटरमाइनर एंड द नाउन, एज ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द वर्ब बी, एज ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द लिंकिंग वर्ब, एज ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द एडवर्ब। तो ये नॉट ट्रू की बात कर रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। देखो बिटवीन डिटरमिनर और नाउन के बीच में भी आ सकता है। कोई भी एडजेक्टिव जो शब्द है वो बिटवीन डिटरमाइनर एंड द नाउन के बीच में भी आ सकता है। कैसे? जैसे ए वेल नॉन पर्सन। आप सुनो, ये डिटरमिनर नहीं है क्या? बिल्कुल है। और ये पर्सन नाउन नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो वेल नॉन क्या हो गया? ये नॉन जो है, ये नॉन तो एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव है और ये डिटरमिनर है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। ए 1 रुपी नोट, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना, 1 एक है। और भी हम ऐसी तरीके की बातें कर सकते हैं। तो डिटरमिनर नाउन के बीच में यूज हो सकता है। एज ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द वर्ब वी, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ये इसका फोनेटिक बनता है। जी हाँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसे क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। तो ही इज ऑनेस्ट। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट का काम है। लिंक वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब के बी वर्ब है ये, और बी वर्ब लिंकिंग का काम करती है। इसी बी वर्ब को कोपुला वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा इसी वर्ब को एक तरह से स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस समय स्टेट की बात कर रही है, ना कि एक्शन की बात कर रही है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव है। ये भी इस बात सही है। और लिंकिंग वर्ब, और भी लिंकिंग वर्ब है, ये वर्ब भी लिंकिंग कहलाती है, लेकिन बी वर्ब है। लिंकिंग वर्ब और भी हैं, जैसे आप देखिए, बड़े प्यार से देखिए, हनी, टेस्ट, स्वीट। अब मुझे बताओ, ये टेस्ट जो वर्ड है, ये टेस्ट जो वर्ब है, ये हनी और स्वीट के बीच में लिंक करने का काम कर रही है कि हनी ही स्वीट है, स्वीट ही क्या है? हनी है। तो SBC वाला पैटर्न बन रहा है, SBC। और भी ऐसे नहीं समझ में आया तो इधर देखो, मैं आपको और लिख देता हूं। सी लुक्स ब्यूटीफुल नाउ। मैंने ये नाउ लिख दिया, फिर भी आपको प्रेजेंट सिंपल ही लगाना है, क्योंकि ये वर्ब स्टेटिव है, लिंक वर्ब का काम कर रही है। ये सी ही ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल ही सी है। इस तरीके से यहां अगर हम इस वर्ब को रिप्लेस करके लिख दें तो भी सेंटेंस की सेहत और मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी लुक्स ब्यूटीफुल नाउ, अब वो सुंदर दिखाई दे रही है, अब वो दुखी दिखाई दे रही है, अब वो बीमार दिखाई दे रही है, अब वो पीली दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये उसी तरीके की बात है, लेकिन इस तरीके का ऑप्शन नहीं हो सकता। ये सारी बातें हो सकती है। तो नॉट ट्रू में आपका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, डी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। सी इज द वेरी डॉक्टर। देखो, जब वेरी के दो फंक्शन होते हैं, वेरी के दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है एडवर्ब और एक होता है एडजेक्टिव। एक चीज आपको मैं बता दूं, एडजेक्टिव में ये हमेशा इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, वेरी आएगा और यहां पर नाउन आएगा।
जबकि इसके लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरी यहाँ पर आ जाएगा और वेरी के बाद यहाँ एडजेक्टिव आ जाएगा। नाउन आए नहीं आए कोई कंपलसरी नहीं है नाउन का आना, लेकिन आ जाए तो नाउन आ जाए तो आर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में वेरी जो है इस एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। वेरी कभी वर्ब को डिफाइन नहीं कर सकता, मच एडवर्ब को डिफाइन कर सकता। तो यहाँ पर वही डॉक्टर है, यहाँ वेरी का भाव है सेम, क्या है सेम, ये इसी डॉक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी एडजेक्टिव है जिसे हम डिटरमिनर के रूप में बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है नाउन। तो इसका राइट आंसर वेरी को पूछ रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, जंट बोलना है जेंट नहीं, अंट संट बोलो आप इंग्लिश को, जब भी ई एन टी आए अंट बोलना, सी एन टी आए संट बोलना, ठीक है ना। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी वर्ड जो है इस इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां एडवर्ब है, यहां क्या है ये एडवर्ब। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर। तो ये डॉक्टर को डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव, और ये वेरी इसको डिफाइन कर रहा है, और ये एडजेक्टिव है ये किसके लिए आया है डॉक्टर के लिए आया है। आर्टिकल के यूज होने की वजह नाउन होता है, लेकिन जिस शब्द से पहले लगता है उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगता है उसके मामला, यानी कि हम इंडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ एन एडजेक्टिव रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब बताओ वेरी किसको डिफाइन कर रहा है, इस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा एडवर्ब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टाइम्स नियर्स। अब देखो यहाँ टाइम्स के बाद ये नियर्स आ रखा है, तो समय अब आने वाला है, बेस्ट टाइम्स नियर। तो अब यहाँ नियर्स को पूछ रहा है, नियर्स क्या है, एक एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या फिर वर्ब है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ यही राइट आंसर होगा, यहाँ वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, वर्ब रहेगा इसका राइट आंसर नियर्स का। अगला देखो नेक्स्ट, कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पर एडवर्ब डिफाइन नहीं कर रहा, तो राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, वॉट वाई फायर एंड वॉट वाई सॉर्ड द होल कंट्री वॉज लेड वेस्ट। पूरा देश जो है वैसे ही बेकार पड़ा है, युद्ध से आग से पूरा, तलवारों से और आग से, आगजनी से पूरा देश बेकार पड़ा है। तो किससे बेकार पड़ा है, जब भी वोट वाई इस तरीके से नॉन स्ट्रक्चर आए तो वो एक तरह से वोट एडवर्ब का फंक्शन करता है। यहां पर राइट आंसर होगा एडवर्ब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल किताब का उदाहरण है। अधिक जानकारी के लिए एक बार जरूर सर्च करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्ब फॉर्म को देखना है, यहां पर आई थिंक इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रिएशन देखो वर्ड कैटेगरी फॉर्मेशन से पहचानी जा रही है, नाउन है। इसके अलावा क्रिएटर ये भी नाउन है, क्रिएट, और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी नाउन है, यहाँ पर नाउन है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, क्रिएट, सृजन करना, ये राइट आंसर है। ये वर्ब का फॉर्म है, तो वर्ब फॉर्म पूछ रहा है, हालांकि वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से देखना है। तो जो भी है फॉर्म भी कह सकते हैं, फ्रॉम भी कह सकते हैं, उस स्ट्रक्चर में सही था। राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वरुण्स हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन। देखो जब इज भी नियर जो है यहाँ पर इस ऐसा तो है नहीं कि ये कोई क्लॉज हो जो उसे जोड़ रहा हो, तो नियर का मतलब होता है पास, और नियर का मतलब यहाँ बाई को रिप्लेस कर सकते हैं हम। वरुण्स हाउस इज बाई द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास है। तो ये प्रपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, किसका फंक्शन कर रहा है, प्रपोजिशन का फंक्शन कर रहा है नियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनलेस एंड अनटिल आर। अनलेस और अनटिल आर क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। देखो अनलेस एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम तो होता है लेकिन कंडीशनल होता है, कंडीशन की बात होती है। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर नहीं होता।
तो ये टाइम होता है। अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं। तो यहां पर राइट आंसर 2 होगा। ये क्या पूछ रहा है, अनलेस और अनटिल की कैटेगरी पूछ रहा है, तो ये एडवर्ब में ये कंडीशनल है। जैसे आप पढ़ते ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। नेगेटिव कंडीशन का रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट। क्या होता है, इफ नॉट। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते तो तुम पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये अनलेस इसी तरीके का है। हालांकि अनटिल प्रपोजिशन भी होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं है, तो हम 2 ही नंबर को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, डू वट एवर सीम्स बेस्ट। भाई ये कुछ दिख नहीं रहा, रिकॉर्ड चल रही है, ऐसे मत बोलो। डू वट एवर सीम्स बेस्ट, करो वट एवर सीम्स, जो भी आपको लगे, सीम्स बेस्ट। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। एक बढ़िया सवाल है। कंजंक्शन हो नहीं सकता, सर वर्ब भी नहीं हो सकती। अब आपको ये देखना है कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। वेस्ट किसको डिफाइन कर रहा है, तो जी हाँ, वेस्ट जो है इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, सीम्स वेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी। अब देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 105 की तरफ चलते हैं। 105 क्या कहता है, हिज आंसर वॉज डिसाइडेड। देखो हिज तो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, आंसर नाउन है, दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, नाउन फ्रेज बन गया। ये वर्ब है, ये आर्टिकल है जिसे डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कह सकते हैं। डिसाइडेड नो, अब यहाँ पर डिसाइडेड नो पर अंडरलाइन किया है, उसका आंसर वॉज डिसाइडेड, उसने आंसर को निश्चित कर लिया, नो। अब बताओ नो किसको डिफाइन कर रहा है, सर किसी को नहीं डिफाइन कर रहा, ना तो ये एडवर्ब है, ठीक है ना ही यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ना ही ये प्रपोजिशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या रहेगा, ए ऑप्शन। यहाँ किसको डिफाइन कर रहा है ये मुझे बताओ तो सही। हिज आंसर वॉज डिसाइडेड, उसने अपना आंसर निश्चित कर लिया था, नो नहीं। तो नहीं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा, नाउन है। अगर ऐसे आ जाता नो बुक, तो नो बुक जो है इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडवर्ब भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे कहूं, डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, और आपका जवाब इस तरीके से हो, नो आई डोंट रीड इंग्लिश, और इस तरीके से मैं नो तक ही छोड़ दूं, तो ये नो जो है यहां पर एडवर्ब का फंक्शन करेगा। किसका फंक्शन करेगा, एडवर्ब का। तो डू यू रीड इंग्लिश, यदि आपका जवाब यस में है तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा, और यदि आपका जवाब नेगेटिव में है तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाएगा। यहां पर इसका फंक्शन है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन की बात करेगा। तो नो आई डोंट रीड इंग्लिश। और एक चीज ध्यान रखना, अगर नो आ गया तो पूरे सेंटेंस पर उसका प्रभाव रहेगा। ऐसे थोड़ी कि मैंने आपसे ये कह दूं कि क्या आपने खाना खा लिया, नो मैंने खाना खा लिया, ये कौन सा जवाब है। या तो अगर नो कह रहे हैं तो आपने खाना नहीं खाया, और हाँ कह रहे तो आपने खाना खाया। ये जवाब नहीं हो सकता, हाँ मैंने खाना नहीं खाया, ये कौन सा जवाब हुआ, हाँ मैंने खाना खा लिया, नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो ये पूरे सेंटेंस पर अपना असर दिखाते, इसलिए सेंटेंस पर असर दिखाने के कारण ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाते। और यस एडवर्ब, तो यहां पर राइट आंसर तो खैर आपका पता ही है, ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। ए वर्ड विच गिव्स द इंप्रेशन बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन करता है। जी हाँ, पार्टिकल बोलते हैं, हालांकि कुछ पार्टिकल भी कुछ ग्रामेरियन बोलते हैं, बाकी इसका आप जानते हैं पार्टिसिपल। अभी तो बताया था पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल जो है आपके जर्नली 2 होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल
और एक है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वी थर्ड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी। जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है वर्ब, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होती है। वो एडजेक्टिव का भी फंक्शन करती है और वर्ब का भी फंक्शन करती है। ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपकी एडजेक्टिव का भी फंक्शन करती है और वर्ब का भी फंक्शन करती है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो मैं क्या सुन रहा हूं, मैं अब म्यूजिक सुन रहा हूं। तो लिसनिंग जो है ये वर्ब भी है, वर्ब फ्रेज के अंतर्गत, और इसे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ऐसी कई जगह जहां पर ये, अभी जैसे मैंने फ्लर्टिंग गर्ल्स वाला सेंटेंस लिखाया, फ्लाइंग कल आपको प्लेन्स वाला सेंटेंस लिखाया, तो वहां पर वो पार्टिसिपल प्रेजेंट के रूप में जब होते हैं तो एक प्रकार से दोनों ही प्रकार का फंक्शन करते हैं। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ही वॉट ए ड्रेस एज वेल एज ए वॉच। एज वेल एज क्या है, उसने खरीदी है एक ड्रेस। तो देखो ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ड्रेस नाउन का फंक्शन कर रहा है। ये एज वेल एज इस ड्रेस को इस दूसरी घड़ी से जोड़ रहा है, ये फिर दोबारा से एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से एज वेल एज यहाँ दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, और नाउन को जोड़ने का काम करेगा तो जी हाँ कंजंक्शन कहलाएगा, कनेक्टिव वर्ड। क्या कहलाएगा, कनेक्टिव वर्ड। तो इसे कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन कह सकते हैं। हालांकि देयर इज लिटिल डिफरेंट बिटवीन कंजंक्शन एंड कनेक्टिव वर्ड, ठीक है ना। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास विकल्प के रूप में सी ऑप्शन है, तो हम सी ऑप्शन को ही चुनेंगे। ही इज क्वाइट हैप्पी। देखो क्वाइट वर्ड जो है ये हैप्पी को डिफाइन कर रहा है। क्वाइट का मतलब अपेक्षाकृत, काफी, मच। वो काफी खुश है, यहां मच का भाव दे रहा है। देखो इसका फोनेटिक इस तरीके से बनता है, क्वाइट, ये क्वाइट। एक शब्द और आता है क्विट, ये वर्ब होती है। ये क्या होती है, वर्ब। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। जी हाँ, अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा, क्विट कर दिया जाए तो वो यही है, क्विट। अच्छा एक शब्द और है QUIET। ये शब्द को, इसका फोनेटिक आपको विशेष ध्यान रखना, क्वाइट, इस तरीके से इसका फोनेटिक सिंबल बनता है, क्वाइट, ये है साथ। इसे इस तरीके से बोलेंगे क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, बिल्कुल। ही इज क्वाइट, ही इज, तो क्वाइट, तो ही इज क्वाइट, तो वो शांत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, और यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, देयर वॉज नॉट पीटर, ये व्यक्ति का नाम है। देयर जो वर्ड है ये एक्चुअली इस पीटर का इंट्रोडक्शन करा रहा है। देखो आपको मैं बता दूं, नाइदर के जो हैं 3 फंक्शन होते हैं। नाइदर एक तो प्रोनाउन होता है, एक आपका एडजेक्टिव होता है जिसे हम डिटरमिनर कह सकते हैं। एडजेक्टिव में ये किस में आता है, जी हाँ डिटरमाइनर में आता है, डिटरमाइनर में। और एक इसका फंक्शन होता है एडवर्ब का। ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, एडवर्ब। जब सेंटेंस में पहला सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आगे वाले सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। देयर वॉज नॉट पीटर, ना तो वहाँ पीटर ही था और ना ही जॉन था। जॉन वॉज नाइदर, ना ही वहाँ क्या था, जॉन। तो यहाँ नीदर या नाइदर जो भी आप बोल सकते, क्योंकि दोनों ही इनके प्रोनाउंसिएशन बनते हैं, एक वीक फॉर्म एक स्ट्रांग फॉर्म। तो स्ट्रांग वर्जन में नाइदर बोलते हैं, वीक में नीदर। तो नाइदर वॉज जॉन, ना ही वहां जॉन था। तो पहला सेंटेंस जब नेगेटिव आता है और फिर नीदर आता है तो आप कह सकते। अगर ये ऐसे होता, नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि यहां नीदर एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अगर हम ये कहें नीदर
नीदर हैंड, दोनों में से कोई भी हाथ नहीं है, तो नीदर हैंड। जैसे इस तरीके से लिखे, सी कैन राइट, सी कैन, ये मैंने क्या लिख दिया, सी कैन राइट नीदर हैंड। तो मैंने यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि मैं दोनों ही हाथों से नहीं लिख सकता। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे दोनों हाथों से लिखना चाहिए, तो मैं फिर आइदर का यूज कर दूंगा। तो नीदर हो चाहे आइदर हो, ये दोनों ही यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, एज ए डिटर्मिनर या एडजेक्टिव का। लेकिन जब ये एक सेंटेंस नेगेटिव हो और उसके बाद नीदर का यूज किया जाए, तो ये इन्वर्जन फॉर्म में होता है और ये एडवर्ब का फंक्शन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। When we got to the theater to play had already to play। देखो इस सेंटेंस में, हालांकि ये ग्रामेटिकली सेंटेंस सही नहीं है, आई थिंक इसमें यहाँ ये सेंटेंस होगा द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। जब हम थिएटर पे पहुंचे तो प्ले ऑलरेडी शुरू हो गया था, प्ले ऑलरेडी शुरू हो गया था। वैन वाला क्लॉज सिंपल लेता है तो एक तरफ या तो कॉन्टिन्यूअस आता है या परफेक्ट, लेकिन ऑलरेडी आने के कारण पास्ट परफेक्ट आ गया। कारण है ये कीटाणु, ये वाला कीटाणु, ये B2 में है इस वजह से। हालांकि हम अब यहाँ द प्ले की बात नहीं करेंगे, सेंटेंस तो ये सही है, लेकिन यह टू प्ले कह रहा है। तो टू प्ले में टू क्या है, तो टू तो पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, तो हम इस प्रश्न के हिसाब से सी की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, ही इज क्वाइट, वो शांत है, तो यहां पर बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई डिडंट रियलाइज शी वॉज दैट इल। मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि वो इतनी बीमार थी। कितनी, देखो इतनी, दैट जो है यहां पर इसकी डिफाइन कर रहा है, इस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, सो का भाव दे रहा है। तो यहां अब मुझे बताओ क्या लगाना चाहिए, जी हाँ एडवर्ब ही लगाना चाहिए। तो आई डिडंट रियलाइज शी वाज दैट इल, वो इतनी बीमार थी, मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब अगले क्वेश्चन को कौन बताएगा, 113 नंबर के क्वेश्चन को आपको बताना है। जी हाँ, 113 नंबर के क्वेश्चन को। वेयर ही लिव्स इज नॉट नॉन। तो देखो वेयर कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। हालांकि इस वेयर को हम एक और नाम दे सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि जितने भी रिलेटिव होते हैं जनरली वो कंजंक्शन का काम करते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर वी, वियर ही लिव्स इज नॉट नॉन। जहाँ वो रहता है वो मेरे द्वारा जाना नहीं जाता, मैं नहीं जानता वो जहाँ रहता है। अब ये नॉन जो है ये विशेषण भी है, वर्ब भी है, इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। खैर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, His enthusiasm will soon। तो अब श्योर पूछ रहा है, श्योर क्या है, तो आई एम श्योर, मैं सर्टेन हूं, मैं निश्चित हूं। एडवर्ब है नहीं यहाँ, नाउन का काम कर नहीं रहा, प्रोनाउन है नहीं, तो बचा कुचा क्या है, एडजेक्टिव। श्योर एडजेक्टिव है, इससे एडवर्ब बनाए श्योरली। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स। वाइल अवे का मतलब है समय व्यस्त करना, तो वाइल यहां पर किसका काम कर रहा है, देखो अवे जो है एक प्रपोजिशनल होता है, एडवर्ब का भी फंक्शन करता है ये, ठीक है ना। वाइल अवे, गो अवे का मतलब है बाहर जाना, वाइल अवे का मतलब है समय बर्बाद करना। तो यहाँ पे वाइल जो है एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। सेंटेंस के पैटर्न में देखो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ डियर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव या नाउन, और फिर उसके बाद बाकी का एक तरह से एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो वर्ब कहाँ गई, तो वर्ब यही है वाइल अवे, ठीक है ना। और अवे से पहचान सकते हैं वाइल, तो ये वर्ब फ्रेज है ये इस तरीके से। तो राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, रावण इज नो बेटर, नो वर्स। रावण इज नो बेटर, रावण इज बेटर नो। रावण कोई भी अच्छा नहीं था,
वो ज़्यादा बुरा भी नहीं था, नो बेटर नो वर्स। अब देखो नो जो है किसको डिफाइन कर रहा है, वेटर को, तो नो यहाँ एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। हमेशा ही नो जो है एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं कर सकता। रावण ज़्यादा अच्छा नहीं था, रावण ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ठीक है ना, अपने सिद्धांत पे था, जो भी है उसने अपना एक कर्तव्य पथ चुना उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। एडवर्ब एडवर्ब इसका राइट आंसर होगा। किसका राइट आंसर? भाई ये जहाँ पर जो बात हो रही है वर्स जो है इसको डिफाइन करने का काम कर रहा है। बेटर, बेटर क्या है? बेटर है यहाँ एडजेक्टिव, माफ कीजिएगा, वेटर यहाँ एडजेक्टिव है, और वर्स भी क्या है, ये वेड का एडजेक्टिव है, बी वर्ब एडजेक्टिव लेगा। अब इस एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इस एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। रावण ज़्यादा अच्छा नहीं था, रावण ज़्यादा बुरा नहीं था। तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सी गेव हिम ए वार्म स्माइल। देखो वार्म एक एडजेक्टिव है, स्माइल यहाँ पर एक नाउन का फंक्शन कर रहा है। किससे पहचाना जा रहा है? आर्टिकल। आर्टिकल सिग्नल का काम करता है। आर्टिकल किसका काम करता है? सिग्नल। आर्टिकल सिग्नल का काम करता है कि आगे 100% नाउन है, लेकिन नाउन आ जाए ऐसी कोई 100% वाली गारंटी नहीं है कि आर्टिकल आए। लेकिन आर्टिकल आ गया तो 100% गारंटी है नाउन होगा। प्रपोजिशन आ गया तो 100% गारंटी है कि उसके बाद कोई नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्माइल को पूछ रहा है, तो स्माइल क्या है? जी हाँ, नाउन का फंक्शन कर रहा है। जैसे हम ऐसे लिख दें, हैव ए रेस्ट। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर के रूप में यूज हो रहा है। और रेस्ट क्या है? रेस्ट नाउन है। रेस्ट क्या है? नाउन है। आर्टिकल आ गया तो वर्ब नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो रेस्ट इज यूज एज ए नाउन, रेस्ट इज ए वर्ब यूज एज ए नाउन, नाउन के रूप में यूज हो रही है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, तो नाउन है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। देखो एक्चुअली ये सेंटेंस रेड लाल किताब से है, और ये सेंटेंस पूरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें अंडरस्टूड है, हालांकि लिखा नहीं जाता, ज़रूरी नहीं है कि इसे लिखा जाए पूरा। इस तरीके से भी व्हाट नेक्स्ट बोल सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब आगे क्या घटित होगा, तो हैपन की ये विशेषता बतला रहा है। और आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, इसका मतलब है अब आगे क्या होगा। तो यहां वर्ब को डिफाइन कर रहा है, और स्वाभाविक बात है जब वर्ब को डिफाइन करेगा ओबियसली एडवर्ब का ही फंक्शन करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई विल डू इट व्हेन आई प्लीज, मैं इसे करूंगा जब मैं खुश होऊंगा, जब आई प्लीज। तो व्हेन कंजंक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि बाकी का ये ऐसा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं है, रीजन वाई होता है। क्या होता है? वाई। कैसे? आई नो, मैं जानता हूं, वाई यू लाफ एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंसते हो ये मैं जानता हूं, तो तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूं। तो आई नो वाई, तो वाई एज ए रीजन का हो जाएगा रिलेटिव, हालांकि डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। प्लेस की बात अभी मैंने बात की, वियर वाली बात आ जाएगी तो प्लेस हो जाएगा। आई नो वियर यू लिव, ठीक है ना, टाइम की बात इसमें है ही है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी आंसर होगा। मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सारी चीज़ें आप अच्छे से आती हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। तो एक वर्ब, एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, और इसको दैट लगाकर जोड़ा जा रहा है। तो एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, तो प्रपोजिशन भी नहीं है, ठीक है ना, और नाउन भी नहीं है। सर हम इतना ही जानते, हमने कंजंक्शन किया, लेकिन हमने इतने अच्छे से कंफर्म या कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये कंजंक्शन है। बिल्कुल कंजंक्शन है, दैट यू हैव कम,
चूंकि आप आ गए, यहां चूंकि का भाव है, एज या सिंस का भाव दे रहा है। चूंकि आप आ गए तो मुझे ये खुशी महसूस होगी, प्लीज एज मी, ये मुझे खुश करेगा, प्लीज एज मी दैट यू हैव कम। तो यहां पर इस तरीके से ये राइट आंसर बी होगा, इसका कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट देखो, वाइल ए ग्रेट पोइट ही इज ए ग्रेटर नोबलिस्ट। While a great poet, he is a greater poet, novelist. अब while क्या दे रखा है, while किसका फंक्शन कर रहा है? देखो वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा। अब यहां पर एक कंजंक्शन है और एक नाउन है। while यहां पर नाउन का फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है, तो क्या आंसर होगा इसका, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो यहां नाउन का भी फंक्शन नहीं करता, एडवर्ब भी नहीं है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इस क्लॉज को जोड़ रहा है ये, वाइल ए ग्रेट पोइट। वाइल का मतलब यहाँ वैन से है, और कॉन्ट्रास्ट की भी बात कर सकता है, ही इज ए ग्रेटर नोवेलिस्ट वाइल ए ग्रेट पोइट, जबकि वह महानतम नोवेलिस्ट है, अधिक महान नोवेलिस्ट है, जबकि वो ग्रेट पोइट है। क्या है? पोइट ग्रेट है लेकिन ग्रेटर नोवेलिस्ट है। वाइल का मतलब कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट की बात करेगा तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, लेट वेल अलोन। देखो इस तरीके का सेंटेंस है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लीव वेल अलोन, लीव वेल अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। आपको बता दूं वेल वर्ब भी होती है, अगर आप डिक्शनरी देखें तो वेल एक वर्ब भी है, और यहाँ वेल जो है जैसा है वैसा ही छोड़ देना, लेट वेल अलोन, उसे जैसा है वैसा ही अकेला छोड़ दो, यानी कि अब उसे कोई तर्क देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुलदेव जी, तो इसका राइट आंसर होगा वेल जो है यहाँ पर नाउन का फंक्शन कर रहा है, जैसा है वैसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, आई होप यू आर नाउ वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब ठीक होंगे। अब ये वेल जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। तो नाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब ठीक हो गए होंगे। वेल ये हेल्थ का इशू की बात कर रहा है, तो हेल्थ के लिए आता है वेल, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव का फंक्शन है, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधे काम को पूरा कर देती है, वेल बिगिन। अब वेल क्या है? इस बिगिन को डिफाइन करने का काम कर रहा है, वेल जो है इस बिगिन को डिफाइन करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब। यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है, वेल बिगिन वर्क, और ये एडजेक्टिव है, माफ कीजिएगा, ऐसे इसमें ये वर्ड छुपा हुआ है, जो कोई काम है या शुरुआत है, तो ये बिगन जो है एडजेक्टिव है, वर्ब से बना हुआ, और इस एडजेक्टिव को डिफाइन करने का काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा। यानी कि अच्छे से किया गया, अच्छे से शुरुआत की गया काम जो है आधे काम को कर देता, हाफ डन, ठीक है ना। तो वेल बिगिन इज हाफ डन, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, वोट वाई फॉर, आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर, हाँ रिपीट हुआ है लेकिन इस तरीके से बदल दिया है, इंटर एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो जब होता है जब इस तरीके से लिखा जाए, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है, तुम्हारा नेम क्या है, इस तरीके से, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ क्या घटित हुआ, तो ये इस तरीके से यहाँ प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है जब ये विदाउट एंटीसीडेंट यूज होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, व्हाट इज डन, कैन नॉट बी अनडन, जो एक बार कोई कार्य हो जाता है उसे अधूरा नहीं किया जा सकता, यानी वापस उसे नहीं किया जा सकता। अब मैंने काम कर लिया पढ़ाने का,
क्या मेरा ये समय वापस आ जाएगा, मैं जीरो से बता सकता हूं? नहीं, ये मेरे एक्शन शुरुआत हो गया। जो एक बार काम कर लिया वो अनडन नहीं हो सकता, अधूरा नहीं किया जा सकता। या what cannot be cured must we endure। पैसिव में ये पूछे गए थे सेंटेंस आरएस मेंस की परीक्षा में। आप लाल किताब उठा के देखोगे तो इस तरीके की बातें आ जाएंगी। मल्टी क्लॉज करके इसका एक्टिव बना देना, इधर से एक्टिव बनाना। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर। जिसका आप इलाज नहीं करा सकते मस्ट बी इंड्योर, उसे सहना ही पड़ता है, अर्थात ला इलाज का सहन करना ही। ये सभी रिलेटिव के उदाहरण बताए थे। किसके बताए थे? रिलेटिव के। कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लोज है यार, देखो एक तो ये वर्ब है फाइनाइट वर्ब और दूसरी वर्ब ये है, इस तरीके से। तो यहां पर आपका स्वाभाविक सी बात है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बदल दिए गए, सेंटेंस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेल हु वुड हैव थॉट इट। अच्छा, कौन इस प्रकार से सोचेगा? हु वुड हैव थॉट इट, किस प्रकार से ऐसे कौन सोचेगा? तो यहाँ वेल जो शब्द है वो किसका फंक्शन कर रहा है? तो देखो यहाँ पर वेल एडजेक्टिव नहीं है, नाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, इंटरजेक्शन में यूज होता है। किस में यूज होता है? इंटरजेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम। मैंने उसे उस दिन से नहीं देखा। दैट डे, तो दैट डे नाउन फ्रेज है और ये प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन। तो इसका राइट आंसर सिंस जो है यहाँ पर प्रपोजिशन का फंक्शन कर रहा है कि मैंने उस दिन से उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे, उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा। अगला क्वेश्चन है सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट्स किस एंड पार्ट। माइकल ड्राइटन नाम के एक पोइट रहे हैं और मैं आपको बता दूं ये रेनेसा टाइम के दौरान के पोइट रहे हैं। उसका एक सोनेट है और उस सोनेट में ये लाइन ली गई है। वो इससे पहले वाले सोनेट में अपनी प्रेमिका को काफ़ी बार रिझाता है, लेकिन लास्ट में उसे लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है, तब वो कहता है कि अब कोई हेल्प नहीं हो सकती, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अपनी प्रेमिका को किस करो और पार्ट अलग हो जाओ। तो यहाँ पर सिंस पूछ रहा है, तो सिंस क्या है? स्वाभाविक सी बात है कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन है। अब मैं आपको बता दूं ये कंजंक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी है, नो एडजेक्टिव है, हेल्प यहाँ नाउन है, ये वर्ब है लेट अस, ये भी वर्ब है, ये प्रोनाउन है, किस ये भी वर्ब है, एंड पार्ट, तो ये दोनों एक चीज ही है, वर्ब ही है। लेट अस किस, इसे किस करो और अलग हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने तब से उसे नहीं देखा। ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। कब से नहीं देखा? टाइम एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। यू नो, तुम जानते हो अच्छी तरह से। अब ये नो वर्ब को डिफाइन करने का काम कर रहा है। ये वेल जो है नो को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। और इनफ इसको डिफाइन ये कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब होगा। यू नो वेल इनफ, अच्छी तरह जानते हो, व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या है, तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। तो इसका मतलब इनफ यहाँ पर किसका फंक्शन कर रहा है? जी हाँ, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। और आई थिंक ऑप्शन में इसमें है, यहाँ बी इसका राइट आंसर होगा। 131 नंबर के क्वेश्चन को कौन बताएगा? 131 नंबर के क्वेश्चन को कौन बताएगा? हाँ जी हाँ, हम बताएंगे। सर्व हिम राइट, ठीक से उसकी सेवा करो। ही स्टूड राइट इन माई वे, वो बिल्कुल खड़ा है। इस वर्ब की विशेषता बतला रहा। आई थिंक इसमें 3 आगे, ही स्टूड राइट, वो बिल्कुल मेरी ठीक। राइट का मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे पास में, मेरे रास्ते में खड़ा है। तो दोनों ही जगह यहाँ पर ये राइट इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है और ये राइट जो है इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो दोनों ही जगह पर ये एडवर्ब का फंक्शन होगा। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। द मोरल लॉ, और स्वाभाविक सी बात है, सही भी बात है कि मोरल लॉ जो है एबव द सिविल, सिविल नाउन फ्रेज से ऊपर आ रहा है, तो एबव ये प्रपोजिशन है, बिल्कुल सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अकेला आता है कोई प्रपोजिशन तो वो एडवर्ब होता है। एनालिसिस द एबव सेंटेंस, ये जहाँ सेंटेंस नाउन है
और इसकी विशेषता बतलाने का काम ये कर रहा है, ये डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर ये सी इसका राइट आंसर है। कंपलसरी नहीं होता पर जनरली आता है। मेक हेस्ट, जल्दी करो, कहीं यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन को मिस ना कर दे। तो एल्स जो है ये दो क्लोजों को जोड़ रहा है, एक क्लोज ये है, दूसरा क्लोज ये है, तो एज ए कंजंक्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, शैल वी लुक एनीवेयर एल्स। देखो एल्स वर्ड जो है एनीवेयर से आई, तो एनीवेयर तो खुद ही एडवर्ब है, तो एडवर्ब है तो इसी एडवर्ब की डिफाइन कर रहा है। शैल वी लुक, क्या तुम्हें उसे कहीं देखा है? क्या देखोगे आप? शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, तो एल्स जो है इस एनीवेयर को डिफाइन कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ब होगा। अगला क्वेश्चन 136वां, आई हैव समथिंग एल्स। देखो समबडी या समथिंग इस तरीके से आए, समबडी एल्स आए और समथिंग एल्स आए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रोनाउन के बाद आते हैं तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, ही हैज सीन अप्स एंड डाउन्स। देखो दी आर्टिकल लग रहा है और उसके बाद ये नाउन है, फिर ये दोबारा समान चीज़ों को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन है, समान चीज़ों को जोड़ेगा, ये भी नाउन है और यहाँ डाउन्स भी नाउन है, जीवन के उतार चढ़ाव, ठीक है ना, ऑफ लाइफ, ये ऑफ लाइफ इसी को डिफाइन कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स की बात हो रही है, डाउन्स की बात हो रही है, तो डाउन्स एक नाउन का फंक्शन कर रहा है। और 138 क्वेश्चन क्या कहता है कि डाउन द ट्रेंड, ऐसे कई बार हम नारे लगाते हैं, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो ये वही तो है यार, तुमने अंग्रेजी में कभी इस तरीके के नारे लगाए नहीं है, आप इंग्लैंड जाकर देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंटरजेक्शन है, मुर्दाबाद, ये इसका भाव है, मुर्दाबाद, गद्दार मुर्दाबाद। जैसे किसी गवर्नमेंट या किसी नेता को हम बोलते हैं ना गद्दार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो डाउन विद का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, द ट्राइंट, ठीक है ना। तो मुर्दाबाद, मर जाना, इस तरीके से। तो डाउन यहां पर पूछ रहा है कि क्या है? वर्ब है। आरपीएससी में पूछ लिया गया है, लाल किताब का उदाहरण है, देख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, अवर ब्लेसिंग। देखो अवर एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन है क्योंकि ये कभी अकेला आता नहीं है, ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है। एवब, अब ये प्रपोजिशन के बाद तुमको मैंने कहा था कि हमेशा ही क्या चाहिए होगा? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है नहीं, तो ये अपने आप में क्या होगा? नाउन। हमारे जो आशीर्वाद हैं वो कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं। अरे बोलो कहाँ से आते हैं? ईश्वर, ईश्वर देता है। आई नो बेटर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बेटर किसको डिफाइन कर रहा है? इस नो वर्ब को डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूँ आई एम बेटर, तो ये बेटर एडजेक्टिव हो जाएगा, मैं ही बेटर हूँ, तो यहाँ इस वर्ब को डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 141, गिव प्लेस टू योर बेटर्स। योर शब्द जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव से पहले प्रपोजिशन लग रहा है, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से ये नाउन्स होगा। तो गिव प्लेस टू योर बेटर्स, अपने अच्छे लोगों को स्थान दो, ठीक है ना। गिव प्लेस टू योर बेटर्स, अपना बेस्ट दो। तो यहां पर बेटर्स अपने आप में नाउन है। क्या है? नाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड, जो भाषाई क्षमता है या अभियोग्यता है, इंक्लूड्स में शामिल है ग्रामेटिकली नॉलेज, बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में उसको यूज करना, और एक ग्रामेटिकल नॉलेज की योग्यता की बात करता है। तो ये दोनों ही बातें सही है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसाइज ऑन ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, थिंकिंग कॉम्पिटेंस और राइटिंग कॉम्पिटेंस। जी हाँ, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसमें मूल फोकस एम्फेसाइज करता है, तो किस पर? जी हाँ, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका राइट आंसर होगा। ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस जो है ये ग्रामर ट्रांसलेशन में ज़्यादा फंक्शन काम आता है, लेकिन कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है इसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करता है।
तो इसका राइट आंसर, हाँ जी, इसकी थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, कॉम्पिटेंस ऐसे है, तो बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्रामेटिकली एक्यूरेसी की बात करता है, रूल ऑफ ग्रामर की बात करता है, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, मास्टरी इन कंटेंट। तो यहाँ फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन की बात होती है कम्युनिकेशन में, और यही इसका राइट आंसर है। जी हाँ, 144 का सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी, एरर्स आर, जो गलतियां हैं, आर एंड सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जो कम्युनिकेटिव स्किल्स के विकास में क्या चीज़ें प्रमोट की जाती है? एरर्स को प्रमोट किया जाता है, एरर्स को स्टिमुलेट किया जाता है, एरर्स आर टॉलरेटेड, बिल्कुल सही है, ये सी इसका राइट आंसर है, ये बाकी के नहीं होते। जो एरर्स होते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में, जब लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है, तो जो गलतियां हैं उन्हें क्या है, टॉलरेट किया जाता है, सहन किया जाता है। आफ्टर कंप्लीशन, जब कंप्लीट हो जाए तब उस चीज़ को वहां पर बच्चों से मोटिवेट करके कि उस जगह आपको इस तरीके से, क्योंकि अगर बीच में ही टीचर रोक देगा तो ओबियसली है कि वो उसका हेजिटेशन हो जाएगा और बच्चा फिर पूरी तरह से जो एक्सप्रेस कर रहा है वो कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जो गलतियां हैं वो टॉलरेट की जाती हैं कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलपमेंट में, जब भी आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात करें। अगला क्वेश्चन आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोइंग द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? पैटर्न प्रैक्टिस, लैंग्वेज गेम्स, रोल प्ले और अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बलिंग सेंटेंस। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए और इसका राइट आंसर जो होगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पैटर्न प्रैक्टिस नहीं की जाती। लैंग्वेज में गेम्स खेले जाते हैं जिनसे क्रिएटिव बने, रोल प्ले दिया जाता है कि आपको एज ए महात्मा गांधी बनना है, आपको कोई आंदोलन करना है तो बच्चा उसी तरीके से प्ले करेगा। और अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल सेंटेंस, स्क्रैम्बल सेंटेंस को अनस्क्रैम्बल करना है इधर उधर से, ये वही बातें होती है, ये नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 147वां क्वेश्चन देखेंगे, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल। देखो 4 स्किल हैं, एल एस आर डब्ल्यू। एल और आर जो हैं ये रिसेप्टिव स्किल हैं, इन्हें रिसीव किया जाता है, तो रिसेप्टिव या पैसिव स्किल कहलाता है। रिसेप्टिव स्किल बोल सकते हैं, पैसिव स्किल बोल सकते हैं। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये एक तरह से एक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल। इसको प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है, प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है। तो आप कह रहा है लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग जो है किस प्रकार की स्किल है? तो रिसेप्टिव है, रिसीव की जाती है, हम सुनते हैं, सुनकर चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से एल फॉर सीमेंटिक से है, और जो आपकी स्पीकिंग है वो साउंड से, रीडिंग जो है ग्राफिक से, और राइटिंग जो है आपकी ग्राफिक और साउंड दोनों से ही है। तो आपको ध्यान रखना ये आंसर है इसका। आउटपुट स्किल, जी हाँ, अब वापस जाइए, देखो इसको इनपुट स्किल भी बोलते हैं, इनपुट स्किल, और इनको नीचे वाली 2 लाइनों को यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग को आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट निकालते हैं हम चीज़ों को, आउटपुट, आउटपुट, और इन दोनों को एल और आर को क्या बोलेंगे? इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। तो इस तरीके से 1 3 2 4 को याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आउटपुट स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और 149वां क्वेश्चन है, ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड बी प्लेस ऑन सिंपल टू डिफिकल्ट, मोर यूजफुल टू लेस यूजफुल, टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी। सिंपल टू डिफिकल्ट होना चाहिए, मोर यूजफुल एंड लेस यूजफुल, मोर यूजफुल टू लेस यूजफुल, ज़्यादा उपयोग से कम उपयोग वाले शब्दों को ग्रेडेबिलिटी रखा जाए, टीचेबिलिटी होना चाहिए और उसे सीखने योग्य, लर्नेबिलिटी भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी बातें सही है, इसका राइट आंसर डी है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट, फॉरेन लैंग्वेज
सेकंड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज जो लैंग्वेज प्रयोग में नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ, एनसीएफ 2005 ने जो लैंग्वेज की बातें की है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज कहा है, ग्लोबल लैंग्वेज कहा है। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पर यही है, क्योंकि स्पेशली सेकंड लैंग्वेज नहीं कह सकते, फॉरेन लैंग्वेज से कुछ कम है लेकिन सेकंड लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा है। तो इस तरीके की बातें हैं, तो ये पूरी तरह से मीनिंगफुल नहीं है। डेड लैंग्वेज जो यूज़ नहीं होती, तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये थे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं फिर किसी एक और क्लास में, और आप वो बता दूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए सारे ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए, चाहे वो रेडन मार्टिन हो, चाहे थॉमसन मार्टिनेट हो, चाहे सिडनी ग्रीमहोम हो, चाहे जियोफरी लीच हो, या माइकल स्वान हो, चाहे एएस हॉर्नबी हो। ये जितने भी ऑथेंटिक बुक हैं जिनके डिक्टो एग्जाम्पल आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, लगभग कोशिश यही की है। कोई 2-4 क्वेश्चन जो है हमने उस पैटर्न पर आधारित बनाए गए, बाकी मोस्टली एग्जाम्पल जो हैं इसी तरीके के। तो मिलते हैं फिर किसी एक क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।